हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन वन शॉट में। तो पहला चैप्टर करेंगे आज सॉल्यूशन। पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है, और जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सब आपने पढ़ा हुआ है, ये हम फटाफट रिवाइज करेंगे। सॉल्यूट क्या चीज होती है? सॉल्यूट होती है वो कंपोनेंट जो क्वांटिटी में कम होगा, उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। फिर आपके इस चैप्टर में बार बार एक टर्म यूज हो रही है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, तो हम उसी को पढ़ेंगे। उससे पहले हम फटाफट से रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं। देखिए, सॉल्यूशन बनते हैं हमारे 9 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको पता है कि मैटर के 3 फेज होते हैं, मेन 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी बेस पर अगर हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई करें तो 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। तो आपके पास 3 कैटेगरी है, एक है गैसियस सॉल्यूशन, एक है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक है सॉलिड सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉलिड भी सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन अगर है तो अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कई बार असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है वो आपको, कि सॉल्वेंट का फेज जो होता है, देखो जो सॉल्वेंट का फेज है वही डिसाइड कर रहा है सॉल्यूशन के फेज को। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है और उसमें आप सॉलिड चाहे लिक्विड डालो, चाहे गैस डालो, चाहे सॉलिड डालो, आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा? गैस ही बनेगा। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है, आप सॉल्यूट कोई भी डालो तीनों में से, आपका जो सॉल्यूशन है वो गैस ही बनेगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपने सॉल्यूट कोई भी डाला हो, आपका लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। और अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो आप कोई भी सॉल्यूट डालो, चाहे सॉलिड डालो, लिक्विड डालो या गैस डालो, आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड बनता है। तो क्या याद रखना है आपको, कि जो सॉल्वेंट का फेज है वही डिसाइड करता है सॉल्यूशन के फेज को। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। गैसियस सॉल्यूशन में, यानी कि गैस तो सॉल्वेंट होने वाला है, ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रहना चाहिए कि अगर सॉल्वेंट पूछ रहा है गैसियस सॉल्यूशन का तो वो गैस होगा, गैस होगा। और उसमें अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो, यानी कि सॉलिड प्रेजेंट हो गैस के अंदर, तो क्या इसका एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल होगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर समझते हैं ना, कपूर। जो सब्लिमेशन, मान लो कोई आपके पास सॉलिड है, वो उसका सब्लिमेशन हो जाए, वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन गैस। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पर बार बार बोर्ड में 1 मार्कर जो क्वेश्चन आए हैं वो यहां से भी आए हैं बेटा। तो आपको इनके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो याद रखने हैं। मैं आपको फटाफट रिवाइज कराती हूँ। गैस के अंदर अगर लिक्विड प्रेजेंट है, ऐसे एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हो? मिस्ट, है ना। मिस्ट क्या है? कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं? मिस्ट कहते हैं। तो लिक्विड प्रेजेंट है गैस के अंदर। गैस के अंदर अगर गैस प्रेजेंट है तो आपने 2 गैस मिला दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला दी। मिक्सचर ऑफ गैस, जो एयर है वो भी क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस। तो गैस इन गैस हो गया, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन पर चलते हैं, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होने वाला है। तो अगर इस सॉल्वेंट के अंदर हम सॉलिड डाल दें, ये तो हम बहुत बार करते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में मिला देते हैं। बचपन में हमारा सोचने का तरीका क्या था? सॉल्यूशन क्या होता है अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया? पहले हम क्या सोचते थे कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाने से ही बस सॉल्यूशन बनता है ना। तो ये तो हमारा बिल्कुल पहले वाला सॉल्यूशन है, बचपन वाला सॉल्यूशन है। तो ये बचपन वाला सॉल्यूशन कौन सा होता है? जैसे कि ग्लूकोज लिया आपने, पानी में डाल दिया, ग्लूकॉन डी पीते हो, पानी के अंदर घोल दिया। नमक का पानी पीते हो ना, सुबह को उठ के, सुबह सुबह मम्मी दे देती है नमक वाला पानी पियो, सर्दियों में अच्छा होता है गले के लिए। नमक डाला पानी के अंदर, घोल दिया सॉलिड को लिक्विड के अंदर, तो क्या बन गया? आपका लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब लिक्विड इन लिक्विड, 2 लिक्विड को मिला दिया, इथेनॉल, अल्कोहल। अल्कोहल ऐसे भी पीते हैं लोग बाग, अल्कोहल में पानी मिलाकर भी तो पीते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अगला क्या है हमारा? गैस इन लिक्विड। बिल्कुल जी, गैस भी तो प्रेजेंट हो सकती है लिक्विड में। याद करें, एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? कैसे ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी को तो लेते हैं। तो गैस कहाँ प्रेजेंट है? लिक्विड के अंदर। तो जो गैस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो समुद्र में जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो समुद्र का जो पानी है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन।
अगला आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो अगर सॉलिड में सॉलिड मिला दें, सॉलिड में सॉलिड मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। एलॉयज इसका एग्जांपल है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो आपने, ब्रास पढ़ा है, ब्रॉन्ज पढ़ा है, नाइक्रोम पढ़ा है, सोल्डर पढ़ा है ना। कॉपर, गोल्ड के अंदर गोल्ड की सॉफ्टनेस को कम करने के लिए उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। दोनों क्या है, सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड। अब अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर मिलाया जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या मैम? बिल्कुल है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेलगम। अमेलगम क्या होते हैं कि Hg को अगर आप किसी सॉलिड मेटल के अंदर डाल देते हो तो जो बनता है ना कॉम्प्लेक्स, जो बनता है, जो मिक्सचर बनता है, उसको हम अमेलगम कहते हैं। तो यहाँ पर Hg को अगर आप सोडियम में डाल दो, Hg को अगर आप जिंक में डाल दो, Hg को अगर आप कॉपर में डाल दो, तो जो ये बनेगा इसको कहेंगे हम अमेलगम। सॉलिड, गैस प्रेजेंट इन सॉलिड, ऐसा कहाँ देखा है? ऐसा तो हम क्लास 10 से देखते आ रहे हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन की जब हम एल्कीन पर रिएक्शन कराते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर रिएक्शन कराते हैं, तो क्या लिखते हो वहां पर? हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, हाइड्रोजन विद पैलेडियम, ऐसे लिखते हो ना। तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, adsorption of gases on metal surface is an example of solid solution where gas present in solid। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बेटा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अगला है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया। सेकंड हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो पहले बताओ क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन? अरे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर डालते हो उसे ही हम कंसेंट्रेशन कहते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन से हम क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। कैसे जानेंगे? इसके हैं दो मेथड, मैंने यहाँ पर डिवाइड किया इसको टाइप 1 और टाइप 2 की फॉर्म में। कैसे कि भाई एक तो होते हैं जो मास डिपेंडेंट आपके फॉर्मूले हैं और एक है जो वॉल्यूम डिपेंडेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी समझेंगे धीरे धीरे कि मास डिपेंडेंट क्या मतलब हुआ और वॉल्यूम डिपेंडेंट। जो मास रिलेटेड जो हमारी कैटेगरी है उसमें पहला एग्जाम्पल है मास परसेंट, W/W। अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसे आपने क्या किया है, किसी दूसरे कंपोनेंट में मिलाया है ना। सॉल्यूट का मास आपको पता है और सॉल्यूशन का मास आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? आप वहां पर मास परसेंट निकाल सकते हो। अच्छा, यहां पे एक बहुत पते की बात बताने वाली हूं, इसको इंपॉर्टेंट स्टार करके कर लेंगे कि डिनोमिनेटर में दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, इसको छोड़ के दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो सॉल्यूट तो ऊपर ही आएगा और नीचे क्या आने वाला है? डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? सॉल्यूशन आने वाला है, एक्सेप्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी को छोड़कर बाकी सब में डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में सॉल्यूशन आएगा, याद रखेंगे। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है या जो पहली हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं एक मास परसेंट की फॉर्म में निकालते हैं। मास परसेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन का भी हमें क्या दिया होगा? मास दिया होगा, इसीलिए ये मास रिलेटेड कैटेगरी में मैंने रखा है। जब हम दोनों का ही मास निकाल रहे हैं, दोनों का ही हमें मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्योंकि ये परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए यहां पर लिया है हमने, ए से हमने सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया है और बी से हमने सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, बार बार कह रही हूं डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा। तो WB प्लस WA मैंने क्यों लिखा? भाई सॉल्यूशन बना किससे है? सॉल्यूशन बना कैसे है? हमने कहा हम तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो अगर मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास पता है तो सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम निकाल लेंगे मास परसेंट। अगला फॉर्मूला है पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो मैम जब हमने यहां से निकाल लिया था तो इस पीपीएम के फॉर्मूले की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? कि अगर आपको किसी क्वांटिटी को ट्रेसेस में निकालना है, जैसे जो क्लोरीन है, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट है,
बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। आपका जो टूथपेस्ट है उसमें नमक है लेकिन उसमें फ्लोराइड भी है, तो जो उसमें फ्लोराइड जो कंटेंट है वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है। जब कोई चीज इतने कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है ना, उसको निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। देखो नाम में मिलियन आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है, मिलियन आ रहा है। यहाँ पे परसेंट आ रहा था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर मिलियन आ रहा है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। परसेंट पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर मिलियन पूछ रहा है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी फॉर्मूला सेम है। क्या कह रहा है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपके टूथपेस्ट में कितना फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड के कितने पार्ट्स हैं आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, एंड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। टूथपेस्ट के अंदर जितने बाकी कंपोनेंट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे इनटू 10 की पावर 6, क्योंकि हमें तो यहाँ मिलियन में निकालना है। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर भी वेट ही होता है, मास ही हम यूज करते हैं, मास गिवन होता है क्वेश्चन में, तो ये भी मास रिलेटेड क्वांटिटी है, मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा एक बात का ध्यान रखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट मोलैलिटी, यही है वो मोलैलिटी, यही है वो मोलैलिटी, देखो स्मॉल एम वाली। तो सॉल्वेंट किस में रखना है आपको, सॉल्वेंट रखना है आपको मोलैलिटी में, डिनोमिनेटर में, बाकी सब जगह सॉल्यूशन है। और सॉल्वेंट का क्या लेना है, वेट लेना है, वेट। हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किस में देखेंगे, सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। अगर आपको बेटा डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूले अपने आप बन रहे हैं, फॉर्मूले अपने आप बन रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के अंदर, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल कंसेप्ट पढ़ा है 11th के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन मैम अगर केजी में ना दे रखा हो सॉल्वेंट, ग्राम में दे रखा हो, तो बेटा उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगला एक और क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम शो किससे करते हैं, काई से शो करते हैं। वो काई नहीं जो लग जाती है बारिश में, वो वाला काई नहीं है, ये एक स्पेशल काई है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इस काई को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, दिस इज द फॉर्मूला। समझ नहीं आया, ओके। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक चीज में ही तो फ्रैक्शन निकालते हो, किसी एक चीज में ही तो फ्रैक्शन निकाल रहे हो। आप एक पिज्जा लेकर आए, उसमें से एक पीस निकाल के आपने 1/4 अपने भाई को दे दिया है ना, 3/4 आपने खुद खा लिया, तो फ्रैक्शन हो गया ना ये, है ना, कि कितना आपने अपने भाई को दिया और कितना आपने खुद खाया, तो दिस इज द फ्रैक्शन। तो वही करना है यहाँ पे, आपको ये बताना है कि जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। और जो फ्रैक्शन निकालना है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से निकालना है। तो अगर मुझे फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर क्या रखेंगे, जिसका निकालना होता है उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे। तो अगर मैं, सॉरी, A इज अ सॉल्वेंट हेयर, दिस इज B इज अ सॉल्यूट, हमने यहाँ पे लिख लिया था ना, B इज अ सॉल्यूट, A इज अ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स में ऊपर लिखूंगी और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, और जो भी है वो, अगर वो दो कंपोनेंट ही हैं, केवल एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो Na + NB हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया जब ये फ्रैक्शन है
तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर दो तो 1 आना चाहिए। और अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का कैसे करोगे, 1 में से माइनस करके निकाल लोगे। अगर आपने काई ए निकाल लिया तो काई बी कितना होगा, 1 माइनस काई बी कितना होगा, 1 माइनस काई ए होगा। क्लियर? मोल फ्रैक्शन, और मोल में आपने क्या यूज करते हो यहाँ पे, W अपॉन मोलर मास, सब मास मास यूज कर रहे हो, तो दिस इज अ मास रिलेटेड क्वांटिटी, मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कौन सी है हमारी सिलेबस में। पहली है वॉल्यूम परसेंट, V बाई V परसेंट। देखो W बाई W में क्या कर रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूट ले रहे थे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई मैंने बार बार बोला है ना, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या जाएगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैम वॉल्यूम भी होगा क्या सॉल्यूट का, बिल्कुल। लिक्विड सॉल्यूशन भी तो पढ़े हैं भाई, आपने ये भी तो पढ़ा है कि सारे लिक्विड भी तो हो सकते हैं आपके सॉल्वेंट, ठीक है, और आपका सॉल्यूट भी लिक्विड हो सकता है, ये भी पढ़ा है आपने। तो दोनों चीजें लिक्विड हो सकती है ना, तो वहां पर आप वॉल्यूम ही तो निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मिलियन में निकाल रहे हो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी, बहुत बार यूज किया है, प्रैक्टिकल्स में यूज किया है, टाइट्रेशन करते हो वहां पे निकालते हो मोलैरिटी। मोलैरिटी को शो करते हैं हम कैपिटल M से। मोलैरिटी की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको कहा है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बेटा ये। देखो अगर आपको डेफिनेशन याद है, फॉर्मूला तो आप फटाफट लिख लोगे। नंबर ऑफ मोल्स किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं आपको, W अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बेटा, सॉल्यूट के हैं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर हो गई ये बात, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है तो क्या करेंगे, अगर आपको वॉल्यूम ml में दे रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? तो भाई देखो यहां वॉल्यूम की बात करी है, यहां वॉल्यूम की बात करी है दोनों जगह वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और स्टार वाली बात बताने जा रही हूं आपको मैं, कि जो ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होती हैं, जो वॉल्यूम पर डिपेंड होती हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती हैं। जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है आपकी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो मास रिलेटेड टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मैम बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, ठीक है। देखिए अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी ना, ये क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी ना, आपकी वैल्यू कुछ और आएगी, है ना। तो इनको कहते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। लेकिन यहाँ पर तो हम मास यूज कर रहे हैं, मास यूज कर रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन से जो रिलेटेड, जो मास रिलेटेड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर भी चेंज नहीं होती। तो क्वेश्चन एक आता है कि मोलैरिटी ज्यादा एक्यूरेट होती है या मोलैलिटी, बेटा मोलैलिटी ज्यादा एक्यूरेट होती है। मोलैलिटी की अगर टर्म में आप कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो ज्यादा एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी मोलैलिटी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन मोलैरिटी की हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि जो मोलैरिटी है, जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती हैं, राइट। तो यहां तक आपको हमने रिवाइज करा दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हमारा थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अगर सीधा सीधा कहे कि सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो ना,
तो वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे यहाँ पर दो चीज़ों की, किसकी, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को स्टडी करेंगे, और गैस को लिक्विड में हम कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी को देखेंगे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये डिस्कस करेंगे। तो जब आप सॉलिड को, सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है, उसको आप सॉल्वेंट में मिला रहे हो, जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड को सॉल्वेंट में मिला रहे हो तो एक सॉल्यूशन बन रहा है, दिस इज द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन यही तो हुई ना, सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। तो क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, देखो पहला सबसे नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। अगर आपका सॉल्यूट पोलर है नेचर में, ठीक है, और आपका सॉल्वेंट भी पोलर है नेचर में, तो बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी वहां पे, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो लोग हमारे जैसे होते हैं, हमारी जैसी सोच वाले होते हैं, हमारी उनसे दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पर सॉल्यूट की ऐसे सॉल्वेंट के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी और सॉल्यूशन बना देगा जो कि नेचर में सेम होगा। दोनों पोलर है तो डिसॉल्व हो जाएंगे बहुत अच्छे से, दोनों नॉन पोलर हैं तो डिसॉल्व हो जाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखिए कि टेम्परेचर को पढ़ने से पहले एक चीज हमको देखनी है यहाँ पे, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको घोल रहे हैं, सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं, उसको घोल रहे हैं, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन जब होता है तो वहां पर दो तरीके हो सकते हैं डिसोल्यूशन के। जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला तो हो सकता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, या फिर हो सकता है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। बात समझ में आ रही है? एक्सोथर्मिक का मतलब जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया तो वहां पर अगर एनर्जी निकल रही है, आपका जो बीकर है वो गर्म हो रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। और अगर आपको हीट देनी पड़ रही है, थोड़ा सा गर्म करने पर वो घुल रहा है ना, डिसोल्यूशन गर्म करने पर हो रहा है, तो वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। तो अगर आपकी रिएक्शन डेल्टा एच इज लेस देन जीरो लिखा है मैंने, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव है डेल्टा एच, और डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कौन सी होती है, याद है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है और आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वहां पे, बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है, मान लो A + B गिव्स C, ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है कोई भी मान लो, और ये सॉल्यूशन बन रहा है, और रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल याद करो, ली चैटलियर क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और इधर पहले ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो रिएक्शन इसका जो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम है इसका अपोज करेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी तो मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। क्या मैम डिसोल्यूशन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है? हाँ जी, डिसोल्यूशन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। जैसे हम किसी चीज को घोल रहे होते हैं, जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर डिसोल्यूशन भी हो रहा होता है और एक पॉइंट आता है कि क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। तो डिसोल्यूशन जो सॉल्युबिलिटी है वहां पर भी इक्विलिब्रियम वाली आपकी रिएक्शन लगती है, इसीलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे, अगर टेम्परेचर घटाएंगे, आपने टेम्परेचर कम किया, रिएक्शन का टेम्परेचर कम किया, तो ली चैटलियर क्या कहता है कि अगर आपने कोई चेंज किया तो रिएक्शन उसका अपोज करेगी। तो रिएक्शन किस साइड जाएगी भाई, जिधर टेम्परेचर ज्यादा है। आपने टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन किस साइड जाना चाहिए, जिधर टेम्परेचर ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा किधर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, सॉल्युबल ज्यादा हो जाएगा, फटाफट सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर रिएक्शन में अगर आपका जो डिसोल्यूशन हो रहा है वहां पे आपको हीट देनी पड़ रही है, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो मैं यहाँ पर -Q लिख लेती हूँ, हीट दे रहे हो ना, प्रोडक्ट के साइड हीट दे रहे हो तो रिएक्टेंट के साइड तो -Q हो जाएगा बेटा। तो आपको यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे,
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, जिधर हीट कम है इधर हीट कम है, इधर तो आप हीट दे रहे हो, इधर हीट कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सॉलिड है और जो लिक्विड है ये दोनों इतने ज्यादा अच्छे कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल नहीं होते तो प्रेशर का कोई इफेक्ट यहाँ नहीं ऑब्जर्व होता। आगे हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो गैस सॉल्वेंट के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। फैक्टर की अगर बात करूं तो नेचर पर डिपेंड तो करेगा ही, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करेगा। कैसे, क्योंकि जो गैस होती है बेटा सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट गैस की सॉल्युबिलिटी अलग होती है, या फिर आप कह लें कि किसी पर्टिकुलर गैस की अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। तो क्या फैक्टर है, पहला हमारा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही है सॉल्युबिलिटी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर और प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो मैंने लिखा है टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घट गई, टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घट गई। कैसे भाई, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर किसका बढ़ा, पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपने बढ़ाया, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल थे। टेम्परेचर बढ़ाते जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो वो एस्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर सॉल्यूशन को, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, पड़े रहेंगे वहीं सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब प्रेशर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि गैस एक कंप्रेसिबल है, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट भी कंप्रेसिबल और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है, तो प्रेशर तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा। प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर जैसे ही आपने बढ़ाया, प्रेशर आपने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपके गैस घरों में अब तो नहीं आते, कुछ लोगों के घरों में तो अभी भी आते होंगे, गैस के सिलेंडर आते हैं, है ना, जैसे उसको खोलते हैं तो ऐसे फुस की आवाज होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्या करते हो आप, प्रेशर थोड़ा सा रिलीज करते हो, गैस भाग के बाहर निकलती है। भाई आपके जो सिलेंडर आपके यहाँ आ रहा है उसके अंदर गैस को हाईली प्रेशर पर उसके अंदर भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर। या फिर कोल्ड ड्रिंक देख लो, फ्रिज वाले जो ड्रिंक्स देख लो, जैसे ही आपने ढक्कन खोला कोको कोला का, है ना, थम्स अप पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोको कोला पीते हो, जो भी पीते हो, जैसे ढक्कन खोला फुस करके आवाज आती है, एक फिज आता है बाहर निकल के। क्यों आ रहा है भैया, जब आपने बंद किया हुआ था तो हाई प्रेशर पर बंद किया हुआ था, जैसे ढक्कन खोला प्रेशर रिलीज हो गया। बाहर क्या है, प्रेशर ज्यादा है ना, बाहर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया अंदर बॉटल में, जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो जो अंदर घुली हुई गैस है जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी, बुलबुलों की तरह बाहर निकल जाएगी, है ना। तो प्रेशर जैसे ही आप बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और जैसे ही आपने प्रेशर रिड्यूस किया, आपने ढक्कन खोल दिया कोल्ड ड्रिंक का, रिड्यूस हो गया प्रेशर, तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, गैस आपके कोल्ड ड्रिंक को निकल के बाहर आ जाएगी, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगी। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात कर ही रहे हैं तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास एक लॉ है जो दिया था हेनरी ने, जिसे हम कहते हैं हेनरी लॉ। तो आप याद रखेंगे हेनरी लॉ कहाँ पर यूज करना है, हेनरी लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को ही एक्सप्लेन करता है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है आपके लिए कि ये एक लिक्विड है, ये गैस है, और आपने ऊपर से पिस्टन लगाया हुआ है। ये पिस्टन एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो गैस मॉलिक्यूल के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, और उन गैस मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन x है। मान लिया कि x है, गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये भी प्रेशर लगा रहे हैं, टकरा रहे हैं आके, तो डिसॉल्व हो गया कुछ अमाउंट गैस का इस लिक्विड के अंदर। और कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, वो एक्सप्लेन करता है हमारा हेनरी लॉ। देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को ना हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि कितने मोल गैस के डिसॉल्व हुए हैं लिक्विड के अंदर। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या देखा, जितना ज्यादा आपने प्रेशर बढ़ाया उतने ही मोल ऑफ गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गए। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हेनरी ने वहां KH एक कांस्टेंट लगा दिया, जिसको उन्हीं के नाम पर हम क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पॉइंट की फॉर्म में 4 सिग्निफिकेंस लिखवाए हैं, फटाफट सारे याद कर लो। पहला, अगर आपसे पूछ लिया यूनिट ऑफ KH क्या होता है, देखो बेटा फॉर्मूले के अंदर ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मैम क्यों नहीं होती, मोल की तो यूनिट होती है, इसकी क्यों नहीं होती? देखो ऊपर भी मोल होता है, नीचे भी मोल होता है। मान लो आपको Na/Na+B, तो दोनों कट गए ना, कैंसल आउट हो गए ना, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। तो KH की यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट डिपेंड करेगी प्रेशर पर, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। टॉर भी हो सकती है, ATM भी हो सकती है, पास्कल भी हो सकती है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। तो आपको क्वेश्चन में दी होगी KH की वैल्यू, अगर वो आपसे प्रेशर पूछ रहा है या मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है गैस का, या सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। बार बार कह रही हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पूछ रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या कहता है कि जो KH है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाता है। KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगे, कई बार आया हुआ है ये बोर्ड में। अगला है कि KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बिल्कुल भैया, प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH घटेगा, ठीक है। तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो KH घटेगा। अच्छा एक चीज और, जो ये प्रेशर होता है ये लीनियर फंक्शन होता है। प्रेशर क्या होता है आपका, लीनियर फंक्शन होता है x का, मोल फ्रैक्शन का। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को देखकर अगर हम ग्राफ बनाएं तो जो स्लोप है ये, एक तो ये ओरिजिन से पास होगा, जो स्लोप होगा वो KH देगा। तो याद रखेंगे प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और जहां पर जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, हेनरी कांस्टेंट देता है। अब एप्लीकेशन पढ़ लेंगे हेनरी लॉ के। मैंने एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पर KH लिख दिया, KH के एप्लीकेशन नहीं है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कहाँ कहाँ हम देखते हैं, क्या एप्लीकेशन है इसकी हमारे डेली लाइफ में। पहला कि भाई जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, हाई प्रेशर पर होने की वजह से ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन में जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। हाई प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन का ब्लड में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। जब यही ब्लड टिश्यूज के अंदर जाता है जहां पर प्रेशर कम है तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगला है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। उसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हम, सॉफ्ट ड्रिंक कोई लेकर आए, अगर कोई भी फिज वाला ड्रिंक है इसका मतलब वहां पर कोई गैस डिसॉल्व है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होती है, CO2 डिसॉल्व होती है। ऐसे ऐसे हिलाते हैं बच्चे, ढक्कन खोलते हैं, फुर्र से बाहर निकल जाती है ना। तो ये एग्जाम्पल, ये एप्लीकेशन तो आप सबने किया हुआ है। अगला है सॉरी, अभी हमने बात की कि जो प्रेशर बढ़ाओगे तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन बढ़ेगा। तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो आप लोगों को, कई लोगों को ये चीज़ फील होती है कि भाई चक्कर आने लगे हैं, हमें एनॉक्सिया होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्यों होने लगती है, हाई एल्टीट्यूड पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम है तो सॉल्युबिलिटी भी ऑक्सीजन की कम होगी हमारे ब्लड के अंदर, तो हमें जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगला एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तो पानी के नीचे जाते हैं। ऑब्वियसली आप लोग गए होंगे अंडमान निकोबार में, मालदीव्स में, है ना। आजकल तो लक्षद्वीप बहुत चर्चा में है, वहां पर भी लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो जब अंडर वाटर जाते हैं ना बेटा, तो अंडर वाटर में क्या होता है, नीचे जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर। और जैसे ही आप तेजी से बाहर आओगे ना, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वो गैसेस एकदम से बाहर निकलने लगेंगी तो उनके बुलबुले बन जाएंगे। आपके कहाँ बन जाएंगे बुलबुले, आपकी ब्लड कैपिलरीज में। तो उसकी वजह से जो आपकी मसल क्रैम्प्स होने लगती हैं, आपको बैंड्स हो जाते हैं, है ना।
बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है। इससे प्रिवेंट करने के लिए स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं। स्कूबा जिसके अंदर सिलेंडर से होता है ना, वो मुंह पे लगा के जाते हैं, वो उसके अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं हम? 11.7% हीलियम। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन याद करनी है, ये याद करनी है, एग्जाम में पूछ सकता है। 11.7% हीलियम लेते हैं, 56.2% नाइट्रोजन लेते हैं और 32.1% ऑक्सीजन लेते हैं। एक्चुअली नाइट्रोजन इसलिए लेते हैं कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन लेते हैं। लेकिन फिर हीलियम क्यों मिलाई? हीलियम इसलिए मिलाई कि नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर उन सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है और आप उसको लेकर स्कूबा डाइविंग करते हो। तो ये हमने बात की हेनरीज लॉ, उसके एप्लीकेशन की और उसके कांस्टेंट यानी कि KH के सिग्निफिकेंस की। जल्दी से कॉपी करें। यस, अब बात करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर। देखिए, हमने बात की है कि जो गैस है वो किसी लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व होती है और इसको एक्सप्लेन किया था हेनरी ने, और उसके लिए हमने हेनरी लॉ पढ़ा था। अब हम जब वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर में भी ये लिक्विड सॉल्यूशन ही है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये लिक्विड सॉल्यूशन है। और हम यहाँ पे वेपर प्रेशर में बात करेंगे दो तरह के सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड प्लस लिक्विड आपका सॉल्यूशन है। दूसरा सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड। ठीक है, गैस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जब आप लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स कर देते हो या सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स कर देते हो और मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन को आपने एक कंटेनर के अंदर बंद करके रखा हुआ है, राइट? तो क्या होगा, इसकी वेपर्स बनेंगी, है ना। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो इसको हीट किया, तो इसकी क्या बनेगी? वेपर्स बनेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जब लिक्विड इन लिक्विड है और अगर हमने ये कहा है कि दोनों लिक्विड हमारे वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल का मतलब समझते हैं ना, वोलेटाइल जिसकी वेपर्स बन जाती हैं। अगर दोनों लिक्विड हमारे वोलेटाइल हैं तो दोनों की वेपर बनेगी। तो इस वेपर के अंदर दोनों लिक्विड के क्या होंगी? वेपर्स का मिक्सचर होगा। और ये वेपर्स क्या करती हैं, जब आपस में टकराती हैं तो ये लिक्विड के सरफेस पर भी एक प्रेशर क्रिएट करती हैं और इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? वेपर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन वेपर्स क्रिएट या एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब इस केस की अगर बात करूं सॉलिड प्लस लिक्विड वाले सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर हमारा सॉलिड जो है, जनरली हम ये मानकर चलते हैं जो हमारा सॉलिड होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो हमारा जब सॉलिड नॉन वोलेटाइल है और हमारा सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है, तो अब वेपर किसकी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी? लिक्विड की बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी, जो हमारा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर जो वेपर्स आएंगी वो सिर्फ एक कंपोनेंट की आएंगी। हम पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि दो कंपोनेंट सिस्टम होगा वो। तो दूसरे वाला जो सेकंड कंपोनेंट है या जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उसकी वेपर यहाँ पर प्रेजेंट होंगी और वो जो वेपर होंगी वो लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और उसी वेपर प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जो ये वेपर प्रेशर होता है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, या लिक्विड अगर दोनों लिक्विड है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड, दोनों की नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन है तो केवल सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर माने तो क्या, नेचर क्या है इसमें? नेचर का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस लाइन को याद करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। जो वोलेटाइल आपका कंपोनेंट है, उन वोलेटाइल कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अगर अट्रैक्शन बेटा ज्यादा होगा, एक दूसरे को बहुत साथ में उन्होंने बांध के रखा हुआ है, और जब आप हीट करोगे अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो वो टाइम लगाएंगे वेपर बनने में, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। भाई जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फैमिली में ज्यादा प्यार होता है, तो आप उन्हें छोड़ के थोड़ी जाना चाहते हो, आप तो उनके साथ रहना चाहते हो। वैसे ही इन मॉलिक्यूल के साथ भी होगा, ये साथ में रहना चाहते हैं, ये बाहर स्केप आउट नहीं होना चाहते।
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ा रहे हो, आप इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हो, है ना, आप इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हो, इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, जिससे कि बीच का बॉन्ड टूटे, काइनेटिक एनर्जी बढ़े और ये मॉलिक्यूल छोड़कर, इस सॉल्वेंट को छोड़कर अपनी फैमिली को बाहर चले जाए। ये बात समझ में आई? ठीक है ये बात। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर ज्यादा है तो वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। ये बात बनती है ना। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट कैसा होगा, कम वोलेटाइल होगा, कम वेपर बनाएगा, कम वेपर बनाएगा तो कम ही वेपर प्रेशर होगा ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और जिन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, वीक फोर्सेस हैं उनके बीच में, और आपने जैसे ही हल्की सी काइनेटिक एनर्जी दी तो वो छोड़कर बाहर चले जाएंगे, फटाफट वोलेटाइल हो जाएंगे, वेपर्स बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। दूसरा फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो बाहर निकल जाएंगे, वेपर्स क्रिएट करेंगे, वेपर्स क्रिएट करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की कहानी हुई। अब यहां पर एक और पॉइंट है, कहाँ पे समझाएं आपको। देखिए, अगर लिक्विड इन लिक्विड है एंड बोथ आर वोलेटाइल, लिक्विड और लिक्विड दोनों लिक्विड है तो वोलेटाइल ही होंगे। तो मान लो ये हो गया हमारा, इसकी ये सबसे ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ सारे में लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये सब लिक्विड है। और दूसरा मैं बना रही हूँ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ से इसको कवर भी करेंगे, हम कवर करेंगे तभी तो देख पाएंगे, नहीं तो वेपर्स तोड़ के चली जाएंगी तो वेपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा वो, है ना। सिस्टम बंद तो होना चाहिए। देखिए, इसको भी थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। देखिए, लिक्विड इन लिक्विड यानी कि बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। ये इनके मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई वो सरफेस के ऊपर आ गए, सरफेस के ऊपर आ गए। अब थोड़ी सी और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेंगे, वेपर्स बनाना शुरू कर देंगे, यहाँ पे वेपर्स बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे समझ आ रही है ये बात, दोनों के मॉलिक्यूल वेपर बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जहां पर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट के अंदर, है ना, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, सॉलिड आपका नॉन वोलेटाइल है, तो सरफेस के ऊपर भाई जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो चाहे वो नॉन वोलेटाइल है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो उनके मॉलिक्यूल की भी बढ़ रही है ना। तो सरफेस के ऊपर सारे मॉलिक्यूल तो आपके वोलेटाइल के नहीं आएंगे ना, केवल सॉल्वेंट के नहीं होंगे ना, बीच बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आए हुए हैं। अब ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो इन सॉल्वेंट, इसके नीचे भी तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे ना, इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जाने से रोकेंगे, इनके बीच में बैरियर का काम करेंगे, है ना। तो इस वजह से यहां पर कम वेपर्स बनेगी, ठीक है, कम वेपर्स बनेगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल थे तो वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जहां पर एक नॉन वोलेटाइल है और एक वोलेटाइल है तो वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो वोलेटाइल मॉलिक्यूल के रास्ते में हिंड्रेंस कॉज करेंगे, उनको बाहर निकलने से रोकेंगे, इसलिए वेपर्स भी कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम होगा। आई होप वेपर प्रेशर का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए राउल्ट्स ने एक लॉ दिया। देखिए, गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर, हेनरी लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने लिक्विड को लिक्विड में या सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो आपको पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ये चीज बताता है, वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। तो क्या कहता है, फॉर एनी सॉल्यूशन
the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction. तो राउट ने क्या कहा, राउट ने सीधा सीधा बोला कि सिर्फ वोलेटाइल की बात की कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, भाई जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वही तो वेपर बना रहा है और वही उसी का ही तो पार्शियल प्रेशर होगा। तो उस वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। कौन सा मोल फ्रैक्शन? भाई जो अमाउंट इसके अंदर रह गया और जो अमाउंट उड़कर ऊपर चला गया उसका वेपर प्रेशर। क्लियर? इन दोनों के बीच के रिलेशन को इसने ये कहा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू X। अब यहां पे हम दोनों केसेस में पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो राउल्ट्स ने क्या फॉर्मूला दिया है, और अगर हमारा एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसमें राउल्ट्स के हम ये जो लॉ है इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो पहली बात, अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने लिख दिया P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, वेयर P1 क्या है? P1 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P1 जो है वो कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर है, P2 कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर है, X1 कंपोनेंट Chi1 जो है, मैं अभी यहाँ पर इसको X बोल रही हूँ, तो जो X1 है वो किसका मोल फ्रैक्शन है? कंपोनेंट 1 का, और X2 कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है। तो रिलेशन निकालते हैं, P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो राउल्ट्स ने वहां पर क्या लगाया? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। व्हाट इज P1 नॉट? P1 नॉट होता है प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। मैम ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, प्योर कंपोनेंट कहां से आया? देखिए आपको समझाते हैं। ये मेरे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है, ये मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। ये एक वोलेटाइल लिक्विड है, इसको हीट करना शुरू किया, इसको हीट करना शुरू किया, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और सिर्फ ये एक ही कंपोनेंट है, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ये एक ही कंपोनेंट है, यहाँ पर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इसको जब आपने हीट करना शुरू किया, वोलेटाइल है नेचर में, वेपर्स बनेगी, वेपर्स बन के यहां आ जाएंगी। अब ये वेपर्स यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और ये जो प्रेशर होगा, प्योर का जो प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड P1 नॉट, दैट इज कॉल्ड P1 नॉट। क्लियर हो गई बात? दैट इज कॉल्ड P1 नॉट। अब मैंने इसके अंदर एक और लिक्विड डाल दिया, एक और लिक्विड डाल दिया, अब मैं इसको ब्लैक से दिखा देती हूं, एक और लिक्विड डाल दिया यहां पे, ठीक है। मान लो फिर उसके बीच में उसके मॉलिक्यूल आ गए। अब दोनों क्या करेंगे? दोनों शुरू होंगे, है ना, दोनों क्या करेंगे? वोलेटाइल होने शुरू होंगे, दोनों वोलेटाइल होने शुरू होंगे, तो दूसरे वाले का भी यहां पर आ जाएगा, और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा सॉल्यूशन का, वो होगा सॉल्यूशन का, PS कहेंगे इसको, P कहेंगे या PS कहेंगे, P1 कह लेते हैं, ठीक है। तो प्योर के लिए मैं हर बार नॉट यूज करूंगी, है ना, नॉट का मतलब यहां पर प्योर है, तो P1 नॉट कब था? जब बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट था। और अब ये वाला जो P1 कौन सा ले रहे हैं हम? ये P1 हम वो ले रहे हैं, देखो ये मैं ब्लू से ही बनाऊंगी जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये P1 हम वो ले रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर, अब जब सॉल्यूशन बना दिया हमने, तब पहले वाला हमारा कंपोनेंट कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर P1 नॉट, और सॉल्यूशन के अंदर उसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज P1, राइट। चलिए, तो जिस तरह से P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1 था, वैसे ही P2 इज प्रोपोर्शनल टू X2 हुआ, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपने क्या किया? P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। अब हमें दोनों के पार्शियल प्रेशर पता चल गए, P1 भी और P2 भी, यानी कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के पार्शियल प्रेशर हमें पता है। अब हम लगाएंगे डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का जो लॉ है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और वो क्या कहता है? डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि टोटल जो प्रेशर होगा वो सम होगा सारे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के। तो टोटल प्रेशर कितना होगा इस पूरे सिस्टम में? टोटल प्रेशर कितना होगा? P1
प्लस P2। भाई दो कंपोनेंट का प्रेशर यहाँ पर है ना, दो कंपोनेंट की वजह से प्रेशर है, दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम कर दिया P1 प्लस P2। अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 बनी थी और ये जो हमारी इक्वेशन 2 बनी थी, इन दोनों की वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब आपको पता है कि x इज अ मोल फ्रैक्शन, और अगर मैं दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दूं तो वो 1 आना चाहिए, है ना। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा है हमने। तो अगर मैं यहां से x1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस x2 आ जाएगी। इसको हमने यहां पर रख दिया, x1 की जगह हमने रख दिया 1 माइनस x2। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन आया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो इससे एक रिजल्ट निकला, स्टार लगा के लिखेंगे इसको। और ये असर्शन रीजन में यहां से बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो PT होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। देखो जो एक्सप्रेशन निकाला है उसमें केवल एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। अब अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आपके पास और वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो अब आपको इतना तो अब समझ में आ गया, वेपर प्रेशर समझ में आ गया कि जो वोलेटाइल है उसी की वजह से वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इस वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से ही तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, हमें सिर्फ इसी की बात करनी है, नॉन वोलेटाइल की हमें कोई बात ही नहीं करनी। तो P1 क्या है हमारा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, x1 क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन है। तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, वेयर P1 naught is a partial pressure of pure solvent and P1 is a partial pressure of solution। अब जब आपने सॉल्यूट भी मिला दिया, उसमें जो सॉल्यूशन है उसमें कितना है। और ये आपको यहीं पे मैं एक चीज बता रही हूं कि जो ये P1 होगा इस P1 नॉट से तो कम ही होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। उसका रीजन मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था कि बीच में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो हिंड्रेंस कॉज करेंगे, इसीलिए पार्शियल प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर याद करें, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है। वो आपसे ये कहेगा कि हमने 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ना सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है, तो उसने आपको कहा कि मैंने 1 मोल सुक्रोज को 1 किलोग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और एक सॉल्यूशन बना दिया। सुक्रोज ले लो चाहे ग्लूकोज ले लो, सुक्रोज का एक सॉल्यूशन बना दिया। दूसरे बीकर में मैंने 1 मोल यूरिया लिया और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। दोनों के अंदर मैंने सॉल्वेंट तो सेम लिया था, 1 किलोग्राम वाटर 1 किलोग्राम वाटर, लेकिन मैंने सॉल्यूट अलग अलग लिए। एक में मैंने लिया है सुक्रोज और एक में मैंने लिया है क्या, यूरिया, 1 मोल दोनों। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या किसका वेपर प्रेशर कम होगा? तो देखिए एक पॉइंट याद रखेंगे, जो वेपर प्योर जो वाटर था, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको समझ में आता है कि ज्यादा होगा जब आपने उसमें सुक्रोज डाल दिया या यूरिया डाल दिया, दोनों ही नॉन वोलेटाइल हैं, तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये क्लियर है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये मैं बार बार बोल रही हूं। तो जब आपने वाटर का वेपर प्रेशर देखा वो ज्यादा था, लेकिन जब आपने उसमें सुक्रोज मिला दिया या जब आपने यूरिया मिला दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। किस में ज्यादा डिक्रीज होगा? देखिए जो वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। आपने दोनों में 1 मोल क्वांटिटी ली थी, आप उसमें सुक्रोज लो, आप उसमें यूरिया लो, आप उसमें ग्लूकोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है। दोनों की क्वांटिटी क्या है, आपने सेम रखी है, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो क्या ग्राफ बनता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, और अगर एक कंपोनेंट वोलेटाइल है तो क्या ग्राफ बनता है, ये देखते हैं। देखिए अगर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींचे और दोनों कंपोनेंट हमारे क्या हैं, वोलेटाइल हैं,
तो अगर मोल फ्रैक्शन, पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मान लो 1 है, सारा का सारा x1 अगर मैंने 1 रखा है, इसका मतलब केवल पहला ही कंपोनेंट अभी वहां पे प्रेजेंट है, दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, है ना। पूरा का पूरा 1 है, टोटल 1 है, तो इसका मतलब पहला ही कंपोनेंट प्रेजेंट है और एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो प्योर फॉर्म में है। तो उसकी वजह से, प्योर फॉर्म की वजह से जो पार्शियल प्रेशर आएगा उसे आप क्या करोगे, नॉट से शो करोगे ना, P1 नॉट हो जाएगा। x2 अभी 0 है, अभी अब x2 धीरे 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 आपने बढ़ाना शुरू किया, x2 आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, तो देखो P1 नॉट था यहाँ पर, उसके बाद ये धीरे 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 कम होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर x1 0 हो गया, खत्म हो गया, तो इसकी वजह से अब कोई प्रेशर भी नहीं है, 0 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, x2 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि केवल सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो केवल सेकंड कंपोनेंट की वजह से ही पार्शियल प्रेशर होगा, एंड दैट इज P2 नॉट, दैट इज अ प्योर पार्शियल प्रेशर, प्योर पार्शियल प्रेशर, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। अब x2 1 है, x2 धीरे 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 कम होना शुरू हुआ, तो पार्शियल प्रेशर भी धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। तो ये जो हमने पॉइंट बनाए हैं, ये हमने P1 और नॉट और P2 नॉट, ये हमने प्योर के बनाए हैं, और बीच में जो ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही हैं, ये आपको किसकी दिखाई दे रही है, सॉल्यूशन की दिखाई दे रही है। सॉल्यूशन के अंदर P1 कंपोनेंट का पार्शियल, पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर और सेकेंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। अच्छा, टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों का सम होता है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो जो ये लाइन है वो टोटल प्रेशर को दिखाएगी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको ये दिख रहा है कि ये P1 थोड़ा नीचे है और P2 थोड़ा ऊपर है, इसका मतलब P1 थोड़ा कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। ऐसा हमने क्यों, हमने ये अज्यूम किया है कि जो कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है। कंपोनेंट 1 जो हमने दो कंपोनेंट मिलाए थे, दोनों वोलेटाइल थे, उसमें से एक कम वोलेटाइल है और एक ज्यादा वोलेटाइल है। जो कम वोलेटाइल होगा उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। राइट। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और होती है कि जब यहाँ पे हमने ये कहा कि जो पार्शियल प्रेशर था वो इस मोल फ्रैक्शन के बराबर था, लेकिन यहाँ पर भी तो एक मिक्सचर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी तो दोनों कंपोनेंट एक मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो, दोनों कंपोनेंट यहाँ भी प्रेजेंट है, दोनों कंपोनेंट यहाँ भी प्रेजेंट है। नीचे वाले पोर्शन में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, नीचे वाले पोर्शन में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसका एक्सप्रेशन आपने यहाँ निकाला था, है ना। ऊपर वाले कंपोनेंट, ऊपर वाला जो ये पोर्शन है उसमें ये वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये बात क्लियर हो रही है। दोनों कंपोनेंट लिक्विड फेज में भी प्रेजेंट है और वेपर फेज में भी प्रेजेंट है। सॉरी, लिक्विड फेज में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर्मूला ये लगा रहे हो, लेकिन अगर वेपर फेज में पूछेगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा। तो कंपोजिशन इन वेपर फेज हम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वेयर P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, और अगर सेकेंड कंपोनेंट का निकालना है तो P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। P टोटल टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यहां पर जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा दोनों कंपोनेंट की वजह से। Y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो, मैं बार बार आपको एक बात कह रही हूं कि जो कंपोनेंट हैं दोनों, जो आपने दोनों लिक्विड मिलाए हैं, वो लिक्विड फेज में भी प्रेजेंट है बेटा, वेपर में भी प्रेजेंट है। लिक्विड में प्रेजेंट है तो उनका लिक्विड में कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर में जो प्रेजेंट है तो वेपर में भी उनका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो लिक्विड वाले को X से डिनोट किया है, वेपर वाले को हमने Y से डिनोट किया है। तो P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू टोटल प्रेशर, P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू टोटल प्रेशर। इस तरह से आप वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है और जो आपका सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, तब आपका ग्राफ क्या बनेगा। देखो, वहां पर केवल एक कंपोनेंट है, जिसे हमने कह दिया पहला कंपोनेंट, सॉल्वेंट को हमने x इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर के बीच में जब ग्राफ क्रिएट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू 1 है, और ये धीरे 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 क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 होता जा रहा है। तो प्योर की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड P1 नॉट, दैट इज कॉल्ड P1 नॉट। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना भाई। सारा कंपोनेंट यही है, इसकी वजह से ये प्योर की वजह से प्रेशर आ गया। अब
यहाँ पर ये कंपोनेंट धीरे 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 अगर खत्म हो जाएगा तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेशर तो सिर्फ इसी की वजह से। तो अगर सिंगल कंपोनेंट की वजह से आपको निकालना है, ग्राफ बनाना है, तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ, जो बताता है हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपने आइडियल गैस पढ़ी है, ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी जो ये सारा राउल्ट्स लॉ आप पढ़ के आए हो, जो इसको फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का ही ना, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो ईच कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो PS इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XP। ठीक है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो आपसे कई बार MCQ में पूछता है इनमें से कौन सा वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है वेयर PS इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XP, तो आपका ये आंसर होगा फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ना? यहाँ पर जब आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हो तो आप एक चीज और पढ़ते हो, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने जब वेपर प्रेशर पढ़ा था सबसे पहले, मैंने आपको वहां पे जो पहला फैक्टर समझाया था ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही समझाया था। और पूरा जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि कंपोनेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है, इसी चीज पर डिपेंड करेगा। देखो, हमने लिखा है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन इज इक्वल टू AB इंटरेक्शन। समझ में नहीं आया मैम ये क्या बोल दिया आपने? देखिए, ये एक कंपोनेंट A है, ये एक कंपोनेंट B है, और आपने इन दोनों को मिलाकर कंपोनेंट बना दिया AB। ये बात तो समझ में आती है? आपने दो कंपोनेंट मिलाए और एक सॉल्यूशन बना दिया AB। अब जो A होगा उसमें केवल सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ा ही है, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये मैंने यहाँ पे A के मॉलिक्यूल बना दिए, ये मैंने B के मॉलिक्यूल बना दिए। B के मॉलिक्यूल मैं बना देती हूँ ऐसे, ये मैंने बनाए B के मॉलिक्यूल। अब इसमें A के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे और B के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। भाई दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे तभी तो AB सॉल्यूशन बनेगा ना, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन करने के लिए कोई ना कोई आपस में क्या होनी चाहिए? बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना। आप अपने किसी दोस्त से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तभी तो आपकी उससे बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ भी एक तरह की फोर्स होती है मॉलिक्यूल के बीच में जो एक दूसरे को बांध के रखती है, बांधेगी, है ना। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। नहीं तो दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे अलग अलग फ्लोट करती रहेंगी, है ना, मिक्सचर थोड़ी बनेगा। तो मिक्सचर बनने के लिए, एक दूसरे में घुलने मिलने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए क्या जरूरी होता है? इंटरेक्शन जरूरी होता है, एक लगाव जरूरी होता है, एक जुड़ाव जरूरी होता है, एक बॉन्ड जरूरी होता है, एक फोर्स जरूरी होती है। वही सब यहाँ पर होगा, उसी को समझेंगे। देखिए, जब ये ए मॉलिक्यूल थे, ए के मॉलिक्यूल थे, तो ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तो इनमें क्या था? इनमें क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एक टाइप का, है ना। हम ये नहीं बात कर रहे हैं अभी वीक और स्ट्रॉन्ग, इनमें अपनी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एक खिंचाव था, एक वो बंधे हुए थे। अब जो ये बी था, बी के साथ क्या हुआ? बी में भी अपना मॉलिक्यूल के अंदर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब जब ने ए में बी को मिलाया तो इन्होंने भी आपस में क्या कर लिया? बॉन्डिंग कर ली। तो अगर जितनी बॉन्डिंग ए में थी और जितनी बॉन्डिंग बी में थी आपस में, उतनी ही बॉन्डिंग ए और बी में हो जाए तो ये आइडियल केस बन जाएगा कि नहीं? सिंपल सी अपनी सोसाइटी में देखते हो कि मान लो ये गर्ल की फैमिली है, गर्ल है, ये बॉय है। गर्ल की अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बॉय की अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन जब उनकी मैरिज हुई, अगर उनकी आपस में, उनकी फैमिली की, उनकी एक दूसरे की फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? एक आइडियल रिलेशनशिप बन जाएगा, एक आइडियल फैमिली बन जाएगी। तो ये इसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन है। कहोगे मैम आइडियल तो कुछ नहीं होता। बेटा सॉल्यूशन भी आइडियल होना मुश्किल होता है, लेकिन उसके आसपास तो होता है। इसी तरह सभी लोग कोशिश करते हैं आइडियल होने की। तो अगर
इन दोनों में अट्रैक्शन इतना अच्छा इंटरेक्शन है कि ये बाद में भी इतने अच्छे से ही वही सेम अट्रैक्शन रखते हैं, तो ये आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सिचुएशन आइडियल नहीं होती। ये से अगर इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन, इसमें भी आपस में बहुत अच्छा अट्रैक्शन, लेकिन जब हमने इनको लाकर यहाँ पर मिक्स किया, जब हमने इनको लाकर यहाँ पर मिक्स किया तो इनमें क्या हुआ, अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है। जितना आपस में इन लोगों में प्यार था उतना अब मिक्स होने के बाद एक दूसरे से प्यार नहीं है। तो ये कैसी कंडीशन हुई, नॉन आइडियल कंडीशन। ये कंडीशन कैसी हुई, नॉन आइडियल कंडीशन। अभी नॉन आइडियल कंडीशन भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। उसको डिटेल में समझेंगे, पहले हम आइडियल केस की बात कर लेते हैं। तो आइडियल केस में मैंने आपको इंटरेक्शन समझा दिया। तो जब इतना अच्छा इंटरेक्शन होगा, इतना एक दूसरे के अंदर, ये मतलब एक दूसरे से इतना बंध जाएंगे और उतने ही एक्सटेंट से बंध जाएंगे, तो यहाँ कोई एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं होगा। चेंज इन एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, मिक्सचर की जीरो होगी। एक मॉलिक्यूल का, ये लिक्विड है, इसके बीच में जो स्पेस है उसी में ही दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, उसी में ही दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, उस खाली स्पेस को ही भर लिया दूसरे मॉलिक्यूल ने आकर, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा वी मिक्सचर भी क्या होगा, इस केस में जीरो होगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी देखो, क्योंकि हम दोनों को मिला रहे हैं, है ना, रैंडमनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी और गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि कोई काम तो हो रहा है, कोई रिएक्शन तो हो रही है, कोई इंटरेक्शन तो हो रहा है। जब भी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब इस आइडियल सॉल्यूशन के क्या कुछ एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल हैं। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल आप याद करेंगे और आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एनहेप्टेन, एनहेप्टेन और एनहेक्सेन को मिला दूं, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन को मिला दूं, तो इनका जो मिक्सचर होगा वो भी कैसे काम करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो मैम हम इतने सारे सॉल्यूशन कैसे याद रखेंगे, बेटा एक मोटी सी यहाँ पे बात है, याद रखें, जहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, आप उनको मिला रहे हो, तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। दोनों में सिंगल बॉन्ड थे, दोनों को मिला दिया, दोनों की सेम नेचर थी। अगर सेम नेचर वाले लिक्विड्स को आप मिक्स कर रहे हो, तो वहां पर आइडियल सॉल्यूशन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आप डिफरेंट नेचर वाले लोगों को मिला रहे हो, तो वहां तो फिर नॉन आइडियल कंडीशन ही बनती है। तो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, नॉन आइडियल कंडीशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, तो नॉन आइडियल जो हमारे सॉल्यूशन है, जिनमें उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है जितना कि आइडियल में होता है, इक्वल इंटरेक्शन नहीं है, तो वहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नॉन आइडियल को, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इंटरेक्शन पर ही डिपेंड करता है ये डेविएशन भी। देखिए, अगर ए और बी में जो इंटरेक्शन है, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है, उनके मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है वो कम है ना, लेकिन जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन, वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब आपने दोनों को मिलाया तो उनके बीच में इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं है। जब इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं है तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, उनके बीच में बॉन्डिंग कम है, हीट कर रहे हो, वेपर्स बन रही है, आसानी से वेपर बन जाएंगी। तो इस केस में जो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वो ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू ईच इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनमें तो आपस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, ए में बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, बी में बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, वो मॉलिक्यूल छोड़कर नहीं जा रहे थे। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं रहा, मॉलिक्यूल दूर दूर से हीट मिलने पर निकल जाएंगे। तो PS is greater than PA not XA plus PB not XB in case of positive deviation। अब जब मैंने ये कहा कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। भाई आइडियल में तो वो एक दूसरे को, आइडियल में तो A और B को जब मिलाया एक दूसरे के
स्पेस को कवर कर लिया, तो डेल्टा वी जो फाइनल जो वॉल्यूम आया, चेंज इन वॉल्यूम था जो, वो 0 था। बट यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरी बात है डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव डेल्टा एच किस केस में होती है? जहां पर एंडोथर्मिक नेचर होता है किसी भी मतलब सब्सटेंस का, अगर एंडोथर्मिक नेचर होता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो एंडोथर्मिक है यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूल कम स्टेबल हैं। कम स्टेबल हैं तो क्या होंगे? एनर्जी को गेन करेंगे, तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन डेल्टा एस और डेल्टा जी अपने वही साइन रखेगा। डेल्टा एस रेंडमनेस तो बढ़ी है मॉलिक्यूल को मिलाने पर, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि दोनों को मिलाया है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एस और डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन ये है कि ए और बी में ज्यादा इंटरेक्शन है, ए और बी के कंपैरिजन में। ये कैसे हो गया? मतलब जो बॉय है, मान लो ये बॉय है, अपने घर में भाई बहुत लड़ता है अपने मम्मी पापा भाई बहनों से, कोई प्यार कोई दोस्ती है ही नहीं वहां पे, और गर्ल की भी अपने घर में किसी से नहीं बन रही है ना। लेकिन जब दोनों एक फैमिली बने तो दोनों में बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, दोनों में बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को हम नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि अब इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में, तो जब हमने ए कंपोनेंट लिया था उसको हीट किया था, उसका प्रेशर ज्यादा था, बी कंपोनेंट को हीट किया था, उसका प्रेशर देखा था, उसका ज्यादा था। लेकिन दोनों को जब पास में मिला दिया, दोनों मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से टाइटली बांध कर रखा, तो अब अगर हीट कर रहे हो तो प्रेशर क्या आ रहा है? सॉल्यूशन का कम आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा? PS इज लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, राइट। डेल्टा वी मिक्सचर भी नेगेटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सचर भी नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि बहुत पास आ गए मॉलिक्यूल एक दूसरे के, मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड कर लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एच क्या होगी? मिक्सचर की जो डेल्टा एच होगी वो बेटा नेगेटिव होगी, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा आने की वजह से, भाई पास आ गए, टाइटली बाउंड हो गए, स्टेबिलिटी आ गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव ही रहेगा और डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा। तो दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब अगर ग्राफ की हेल्प से समझे, देखो ये राउल्ट्स लॉ के ग्राफ थे, ये तो आपको बनाने आते हैं। तो क्या हुआ था कि जब आपका पॉजिटिव डेविएशन हुआ था, पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर है देखो वो बढ़ जाएगा, है ना। नेगेटिव डेविएशन में टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में कम हो जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको याद रखना इनके एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा कौन सा डेविएशन हो रहा है, डेविएशन दे देगा, उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो आपको एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल है पॉजिटिव और नेगेटिव के, याद रखने हैं, मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव डेविएशन होगा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन में, और एक और एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि ये जो इथाइल अल्कोहल है आपस में बड़ी अच्छी इंटरेक्शन थी, इसकी भी एसीटोन की डाइपोल इंटरेक्शन था, लेकिन जब दोनों को मिला दिया, दोनों की नेचर जो थी वो अपोजिट थी, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ नहीं इनके बीच में, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इसी तरह CCl4 और CHCl3 आपस में बहुत अच्छी इंटरेक्शन थी, दोनों को मिला दिया, अपोजिट नेचर, नहीं इंटरेक्शन बनी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ऐसे इथाइल अल्कोहल और वाटर भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इथाइल अल्कोहल अपने अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, H2O आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन जब दोनों को हम मिला देते हैं तो उनकी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता, उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता जितना वाटर में आपस में सेल्फ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन में फिनॉल और एनिलीन बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। इसी तरह CHCl3 क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन शो करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव डेविएशन होगा। HF आप अपने आप तो सेल्फ में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन दोनों को अगर मिला देते हैं हम
फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है, बहुत अच्छा दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो करता है। बेटा बार बार फोकस कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आने के चांसेस हैं इस चैप्टर में से, इस टॉपिक से एग्जाम्पल आने के चांसेस हैं। अगला टॉपिक है हमारा एजियोट्रॉप्स, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम एजियोट्रॉप कहते हैं। मतलब क्या हुआ, एक लिक्विड उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ वाटर है, वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कैल्विन में कहूँ तो 373 कैल्विन। अगर अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351.5 डिग्री 351.5 कैल्विन होता है। डिग्री कैल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, कैल्विन होता है। तो इन दोनों का अपना एक इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों को अगर आपने मिला दिया तो ये दोनों एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉयल होंगे, मतलब अलग अलग नहीं बॉयल होंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाएगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। जब इनका बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, एक ही होता है, तो इन दोनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। बेटा डिस्टिलेशन से हम उन्हीं लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ये तो उसका प्रिंसिपल है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट में ही डिफरेंस नहीं होगा दोनों को मिलाने पर, तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरी चीज है कि सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। क्या ये इसका मतलब, जब मैंने आपको ये वाला डायग्राम एक बताया था, राउल्ट्स लॉ समझाया था कि ये लिक्विड है, सॉल्यूशन बनाया, इसके जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है लिक्विड फेज में, उतना ही वेपर फेज में भी ये प्रेजेंट होता है। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में इनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ प्रेजेंट होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनको एजियोट्रॉप कहते हैं, और एजियोट्रॉप को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। देखो याद कैसे करोगे, मिनिमम बॉइलिंग आ रहा है तो मिनिमम बॉइलिंग उल्टा पॉजिटिव डेविएशन वाला शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन वाला शो करेगा। ये तो रटने की बात हो गई, आप समझते भी हैं कि कैसे होता है ये। भाई मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा। भाई सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर्स ज्यादा बनेंगी सॉल्यूशन में इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। तो जब वेपर्स ज्यादा बनेंगी बाद में, सॉल्यूशन की प्रेशर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जैसे हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं तो भाई वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वो तो पहले ही गर्म होना शुरू हो जाता है ना, उसमें बुलबुले बनने लगते हैं, वेपर्स बनने लगती हैं, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर जाकर, उस टेम्परेचर पर जाकर जो वेपर्स क्रिएट हो रही हैं, जो वेपर प्रेशर बन रहा है, पानी को गर्म कंटेनर, बंद कंटेनर में ही करना, तभी तो वेपर प्रेशर को मेजर कर पाओगे। तो वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? अब जब वेपर प्रेशर ऑलरेडी इतना ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कम टेम्परेचर पर ही वेपर्स बन गई और वो वेपर प्रेशर क्या हुआ, बॉइलिंग उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। आपको और टेम्परेचर देना ही नहीं पड़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहां से भी आता है, इथाइल अल्कोहल का अपना बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का भी अपना बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों को आपने मिलाया तो दोनों 351 कैल्विन पर क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। देखो इसका 351.5 था, इसका 373 था, है ना। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर ज्यादा वेपर बनी, तो वो जल्दी कम टेम्परेचर पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गई और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 351 केल्विन हो गया। इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो क्या कहते हैं इसको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिलाते हो तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन होता है और वाटर का 373 केल्विन।
इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो जब आप हीट करते हो तो जितना ये इंडिविजुअली वेपर्स क्रिएट कर रहे थे उतनी वेपर क्रिएट नहीं करते। तो अब आपको वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट तो तभी होगा ना जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको इनको और बॉईल करना पड़ेगा मिक्सचर को, आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाकर वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉमन सॉल्यूशन का जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, 381.5 केल्विन। तो ये बन गया यहाँ पर हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोनों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमने एजियोट्रॉप की बात की और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म पढ़ क्यों रहे हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक्चुअली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में वो 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली होती है, दूसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के केस में। पहली बात याद रखना है कि सॉल्यूशन शुड बी बाइनरी, दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा, तीसरी बात ये होती है कि यहाँ पर देखो बाइनरी है तो 2 कंपोनेंट है, इनमें से एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा जिसे हम मिक्स करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसी के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपनी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार यहां से भी बनता है कि आपको वेपर प्रेशर पढ़ा था हमने, पहले वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से पहले पढ़ चुके हैं। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये याद रखेंगे, रिलेटिव अगर लगा हुआ है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के आगे, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तो वेपर बनेंगे नहीं, और जो आपका सॉल्वेंट है उसकी वेपर बनती है, वो तो वोलेटाइल है। तो जो सॉल्वेंट होता है प्योर, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब तक की ये कहानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब आप सॉल्यूट डाल देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। कितना कम होता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 minus PS, where P0 is a vapor pressure of pure solvent और PS is a vapor pressure of solution. तो this is the lowering in vapor pressure। कितना कम हो गया? P0 में से PS माइनस कर लो। और अगर मुझे कहा रिलेटिव लोवरिंग निकालनी है तो P0 माइनस PS अपॉन P0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगी। ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होती है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है। किसके इक्वल होती है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालूं तो वो क्या आएगा? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। और मैंने आपको कहा है कि अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो तो वहां पर सॉल्यूशन को आप क्या लेते हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो। तो आप यहाँ पर N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। और अगर N2 को नेग्लेक्ट करोगे तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये फॉर्मूला यूज भी हम कर सकते हैं जब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हमारा अब जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बार बार बात कर रही हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वेयर TB इज अ
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, TB नॉट। नॉट जहां भी लगा रहे हैं वो प्योर के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम ग्राफ से देखें तो ये देखिए, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का TB है और सॉल्वेंट का क्या है, TB नॉट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर पर आ रहा है ना, तो इलिवेट हो रहा है। डेल्टा TB जो होता है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं जिसको कहते हैं KB। KB इज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और जो इसकी यूनिट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, मोलालिटी और डेल्टा TB की यूनिट पर डिपेंड करेगी। डेल्टा TB क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ही तो है, तो उसकी यूनिट तो केल्विन हो गई, और मोलालिटी की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मोल। मोल पर किलोग्राम होती है, नीचे चली जाएगी तो किलोग्राम, तो क्या हो जाएगी, KB की यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगला है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर बेटा आप सॉल्यूट डाल देते हो सॉल्वेंट के अंदर, और जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन बनता है, उस वो पार्टिकल, अब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ज़्यादा हो गए ना, पास पास आ जाते हैं, तो वो जल्दी फ्रीज होने लगते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। अगेन वही फॉर्मूला, इस बार प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाते हैं इसको हम कहते हैं KF या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है, दोनों को आपने सेपरेट कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट में क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल कम है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। ये इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये पता है आपको। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब आप जितना वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा है, अगर उतना ही वेपर प्रेशर इधर एक्स्ट्रा लगा दो, सॉल्वेंट के साइड लगा दो, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल हो जाएगा। और जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। तो यही हुआ यहाँ पर, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर किस साइड लगाया, सॉल्वेंट की साइड लगाया, क्योंकि उधर ही तो प्रेशर कम था। तो जब आपने उधर लगाया है, सॉल्यूशन की साइड लगाया है क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और पाई इज इक्वल टू होता है CRT, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R इज अ गैस कांस्टेंट एंड T इज अ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उससे एडवांटेज होता है इसमें। उसका रीजन क्या है, इसके हेल्प से हम, ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रोटीन का, पॉलीमर्स का। और दूसरा ये वाला जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो प्रोसेस है, इसको हैंडल करना इजी होता है क्योंकि इसे हम रूम टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर भी आप इस वाले जो फिनोमेना है जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज आती है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक यानी कि पाई1 इज इक्वल टू पाई2, दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरफ का सेम है
तो C1RT इज इक्वल टू C2RT हो जाएगा, और आपको पता है R और T कांस्टेंट है, इसका मतलब C1 इज इक्वल टू C2। दोनों तरफ की अगर कॉन्सेंट्रेशन आप सेम कर दें एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे एक दूसरे के साथ। अगला हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, दो सॉल्यूशन है आपके पास, एक का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और एक का पार्शियल प्रेशर कम है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। इसका एक अच्छा से एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि अगर आपने जो रेजिन्स होते हैं ना, किशमिश, उसको अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? ऑस्मोसिस की वजह से फूल जाती है। किशमिश के अंदर जो सॉल्यूशन है, जो शुगर सॉल्यूशन है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। बाहर क्या है? वाटर है, वाटर के अंदर डाला है ना आपने, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ एंटर कर जाएंगे? रेजिन के, किशमिश के अंदर एंटर कर जाएंगे, और वो क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। ऐसे ही अगर आप ग्रेप्स को रख दो शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं? श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड है, जो शुगर सॉल्यूशन है, उसमें से जो सॉल्वेंट जो पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ये सारे फिनोमिना ऑस्मोसिस वाले पार्ट से आते हैं। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वॉन ऑफ फैक्टर। देखिए बेटा, हम इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। हमने सारा पूरा का पूरा चैप्टर 10 पॉइंट्स में, ये 10th पॉइंट है हमारा, 10 पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी आपने पढ़ी, उसमें आप क्या कह रहे हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बाइनरी सॉल्यूशन की नापते हैं, उसके लिए हम और क्या करते हैं इसमें, हम क्यों पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि उससे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का भाई मोलर मास मेजर करते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप ये सब, तब ये जो सारी चीजें हैं ये तब तो अप्लाई होती हैं कि जो आपने सॉल्यूट डाला वो उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे, या फिर उस सॉल्वेंट में जाके ब्रेक ना हो जाए, डिसोसिएट ना हो जाए, या फिर एसोसिएट ना हो जाए, तब तो ये लागू होगी, तब तो ये अप्लाई होगी। लेकिन अगर ये पार्टिकल जाकर डिसोसिएट हो गए या एसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल या तो घट जाएंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे या बढ़ेंगे, और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये तो डिपेंड ही नंबर ऑफ पार्टिकल पर करती है ना, तो वहां पर जो आप मोलर मास मेजर करोगे वो एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। जैसे कि NaCl को जब आप वाटर में डालोगे, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। आप तो एक पार्टिकल मान रहे हो उसको, यहाँ तो दो पार्टिकल मिल गए। ऐसे ही एसिटिक एसिड को जब डालते हैं तो एसिटिक एसिड क्या करता है? डाइमर बना देता है। आप एक पार्टिकल मान रहे हो, आप वहां पे आधा पार्टिकल रह गया, या फिर आपने दो मॉलिक्यूल डाले, आपने कहा दो मॉलिक्यूल है, वहां तो एक ही रह गया। तो इसकी इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका मोलर मास कुछ और ही आएगा, है ना। तो इसको दूर करने के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम यूज करते हैं, जिसको हम आई से शो करते हैं, और इसके ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो कि जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी है उसमें जो मोलर मास है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर अगर आपको पार्टिकल दे रखे हैं तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, ये पहले हम I को कैलकुलेट कर लेते हैं, इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखो मैंने यहां पर आपको 2 फॉर्मूले दिए हैं। I इज इक्वल टू +1 + n-1 अल्फा अगर डिसोसिएशन हो रहा है, और I इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फा अगर एसोसिएशन हो रहा है। मैम ये n क्या है? मैम ये अल्फा क्या है? बेटा जो n होता है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने डिसोसिएट हुए, कितने एसोसिएट हुए। जैसे अगर NaCl है तो यहाँ पर n कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अगर ये आपका डिसोसिएट हुए ना यहाँ पे मॉलिक्यूल, तो n यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। और CH3COOH में क्या होगा? अगर 2 मॉलिक्यूल आपने डाले हैं तो 1 होगा, है ना, 1 बन गया होगा। अगर 1 लिया है तो आधा बन गया होगा। तो n की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। देखो पार्टिकल अगर टूटते हैं
पार्टिकल अगर टूट रहे हैं तो आपको पता है आई की वैल्यू ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। पार्टिकल टूट रहा है तो 1 से ज्यादा ही बनेगा। पार्टिकल अगर जुड़ रहे हैं तो 1 से कम आएगी। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको आप अगर पानी के अंदर डालते हो तो ना तो वो डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि ग्लूकोज डाल दिया आपने, यूरिया डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, उस केस में आई की वैल्यू 0 होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एबनॉर्मल मोलर मास नहीं आएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो उस केस में एबनॉर्मल मोलर मास आने के चांसेस होते हैं। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप यूज करते हो वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तीनों फॉर्मूले को यूज करके हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इस आई को हमने हर एक फॉर्मूले में लगा दिया है। हमने अपने सारे फॉर्मूले चेंज कर दिए। देखो RLVP में P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन, डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी, पाई इज इक्वल टू I CRT। तो I को यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, I को यूज करना है, I को पहले निकालना है अगर न्यूमेरिकल के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालकर आप सॉल्यूशन बना रहे हो तब आपको आई को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा इस तरह से हमने पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में रिवाइज कर लिया, हर एक टॉपिक को रिवाइज किया है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो 4 स्लाइड में आपका या 4 पेज पर आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपके ये छोटे से सेल्फ नोट्स तैयार हो गए। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।